वेलकम टू लक्की सर चैनल। दिस इज़ नेहा खुराना। सो गाइज, आज से हम स्टार्ट करेंगे सीडीपी की सीरीज़, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगी एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये रहेगा पार्ट 1। चाहे एमपी टेट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो, एच टेट हो, कुछ भी हो जो हमारे टीचिंग एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ है, तो उसमें सीडीपी तो मस्ट है ही। तो ये रहेगा पार्ट 1। और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लास्ट में आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चाहें तो इसके जो हैं आंसर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का कि हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो गाइज़, इसमें जो मैं आपको बता रही हूँ कि हस्तशिल्प यानी कि जो हम हाथों से काम करते हैं वो हस्तशिल्प कहलाता है। बेसिकली ये गांधी जी ने दिया था। तो इसकी शिक्षा जो दी जानी चाहिए वो राइट ऑप्शन है बी। पिछड़े बालकों को ये हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। क्यों देनी चाहिए? क्योंकि अगर हम पिछड़े बालकों को ये शिक्षा देंगे तो वो सामान्य बालकों के साथ कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अनुयोजकीय के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। देखिए, जहाँ कहीं भी आपको वातावरण दिख जाए और वंशानुक्रम दिख जाए, आंख बंद करके मैं कहूँगी कि आप ना वही जो है ऑप्शन करेक्ट कर दीजिएगा। उन दोनों में अगर कहीं पे भी आपको ये लग रहा है ना कि वंशानुक्रम और वातावरण का कहीं भी आपको समायोजन दिख रहा है, उनमें कोई अंत्यक्रिया हो रही है, कुछ भी दिख रहा है, वट एवर जो यहाँ पर आपको ये टर्म यूज की जा रही है, कुछ भी दिख रहा है ना, तो वहीं पर ये जो होगा ना एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्याय क्रिया के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है वो क्या कहलाता है? देखिए, यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, समायोजन हो गया, संवेदना हो गया, चरित्र हो गया, करेक्टर हो गया। देखिए, समायोजन में चीज़ नहीं हो सकती है क्योंकि उसमें तो किसी चीज़ को हम समाहित करेंगे। संवेदना भी यहाँ नहीं हो सकती है कि हम किसी जो है फील की, कोई यहाँ पर हमारी बात नहीं हो रही है। चरित्र, करेक्टर का यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ऑप्शन से ये जानिए कि सही आंसर क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है गाइस कि ए ही आंसर होगा कि व्यक्तित्व में ही हमें जो है सभी की सभी मनोशारीरिक अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। उनमें कहीं ना कहीं गतिशीलता भी देखने को मिलता है जिसका एक संगठित रूप मिलता है। और उसके साथ क्या होता है कि अगर हमारा गतिशील संगठन है तो हम पर्यावरण के साथ, जो हमारा बाहर का एनवायरनमेंट है, उसके साथ हम कहीं ना कहीं अपना जो है तालमेल बिठा लेते हैं। तो राइट ऑप्शन इज ए। फोर्थ है हमारा, मानव व्यक्ति परिणाम है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है कि केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंत्यक्रिया आ गया, और केवल वातावरण का। देखिए, केवल कहीं भी आ जाए तो वो ऑप्शन तो ऑब्वियस सा है कि वो कट्टी होएगा। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कहीं पर भी आपको आनुवंशिकता और वातावरण दिख जाए तो आपने वही करेक्ट करना है, मैंने अभी आपको बताया है। तो फोर्थ का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है गुण माना जाना चाहिए? अब यहाँ पर मैं आपको कहूँगी क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि प्राथमिक स्तर पर है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट होगा, कौन सा गुण जो है ना शिक्षक के पास होना चाहिए? पढ़ाने की इच्छा। ये तो भाई हर टीचर में होती है, चाहे प्राथमिक हो, चाहे उच्च हो, चाहे माध्यमिक हो, किसी भी स्तर का शिक्षक हो तो पढ़ाने की इच्छा उसमें होगी होगी। दंडित कहीं पर भी आ जाए तो वो रॉन्ग ही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब मानकीकृत भाषा में, अब स्टैंडर्ड जो भाषा होती है उसका ज्ञान बहुत कम लोगों को होता है, तो उसका इतना नहीं होता कि हम इतना बर्डन दे बच्चों पे, तो ये ऑप्शन तो जो है कट ही होगा। धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर। सबसे बड़ी बात, बच्चों को डील कैसे करना है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्राथमिक स्तर पर आपको धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। सिक्स क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए,
कब उसकी जो जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, जब वो कोई क्वेश्चन पूछ रहा होता है, बिल्कुल ऑब्वियस है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बाकी के जो ऑप्शन हैं, जब शिक्षक फुर्सत में हो ऐसा कुछ नहीं होता, विद्यार्थी फुर्सत में हो, हम ऐसा क्यों सोचे, कुछ समय के बाद बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं करना चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है उसी वक्त ही उस बच्चे का जो है जवाब दे दीजिए जब वो आपसे सवाल पूछ रहा है। सेवंथ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब मैं आपको ये बता दूं कि धार्मिक पुस्तक पढ़ाना किसी कोई भी ऐसी कोई मैं आप चीज़ नहीं कह सकते हम उसको नैतिकता पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। धार्मिक पुस्तक पढ़ा ली तो वो नैतिक हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनका मूल्य शिक्षक पर मूल्यांकन करना, मूल्य शिक्षा क्या, कैसे हम उसकी परिभाषा दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। और उसका मूल्यांकन करना प्राथमिक स्तर पर नहीं होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है कि शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, आदर्शता से वो कैसे अपने बच्चे के सामने जो है व्यवहार कर रहा है वो उसके लिए आइडल है, आदर्श है। तो इसी तरह जो है कहते हैं कि ना जो हमारे टीचर में ना हर जो है अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा उन्हीं का जो सबसे ज़्यादा अनुकरण करता है। तो शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। अब गाइज मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि मेरा खुद का भी एक चैनल है SN क्लासेस, उसमें मैं जो है कोर्सेज प्रोवाइड करती हूँ। रिसेंटली मैं जो है TGT SS के लिए मैं कोर्सेज करवा रही हूँ। कोर्सेज इन द सेंस कि 6, 7, 8 की सिविक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री 9th क्लास की भी रिसेंटली करवाई है। तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेकआउट कीजिएगा, नहीं तो आप सर्च इंजन में जा सकते हैं, वहाँ पर SN क्लासेस टाइप कीजिए तो वहाँ पर आपको मेरी वीडियोस दिख जाएंगी। प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को भी पूरा सपोर्ट कीजिए। चलिए 8th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है? अगर हमने विकास की बात करनी है, समय जैसे चलता जाएगा तो उसमें कुछ परिवर्तन भी होंगे। तो उन परिवर्तन में क्या शामिल होगा? उसमें रूप भी हमारा परिवर्तन होगा, ठीक है, उसकी क्वालिटी भी में भी कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिलेगा। दर भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी, एक जो गति होगी कभी तो धीमी होगी कभी ज़्यादा होगी, तो ये सब दर का काम है। अनुक्रम भी होगा, तो ये सभी, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षण संहिता का और अध्यापन विषय और बाल मनोविज्ञान का। देखिए इसमें अगर अध्यापन विषय ना होता, ये ऑप्शन अगर ना होता तो हम इसको करेक्ट नहीं करते, ठीक है। बाल मनोविज्ञान तो कहीं आ जाए तो, क्योंकि हम मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो मनोविज्ञान तो आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पर दोनों ही आ गए हैं तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बिना सोचे समझे जो है टिक मार्क कर दीजिएगा अगर ये क्वेश्चन आपको कहीं दिखता है तो। 10th क्वेश्चन है हमारा, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी हो सकती है? अगर हमने एक बच्चे के वृद्धि को भी देखना है और विकास को भी देखना है तो उसको नापने के लिए ना कौन सी बढ़िया विधि होगी? मनोविश्लेषण है विधि, ये फ्राइड से जुड़ी हुई है, ये नहीं हो सकती। तुलनात्मक विधि भी नहीं हो सकती है, सांख्यिकी विधि भी नहीं हो सकती है। तुलनात्मक विधि मतलब क्या, हम दो चीज़ों में तुलना कर रहे हैं लेकिन हमने उसकी अध्ययन करना है, तो विकासीय विधि बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की ओर। गर्भावस्था का समय है गर्भ धारण से जन्म तक, जन्म से प्रथम वर्ष तक, गर्भ धारण का समय है इनमें से कोई नहीं। देखिए गर्भावस्था का कौन सा समय हो सकता है? गर्भ धारण से जन्म तक, जब हम गर्भ धारण करते हैं और जन्म तक, जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता वो गर्भावस्था का समय कहलाता है। और जन्म से 2 वर्ष जो होता है गाइस वो शैशवावस्था कहलाता है, ठीक है, जैसे आपको अवस्थाएं पता ही होंगी। तो फर्स्ट ऑप्शन वो है जो बिल्कुल करेक्ट है। 12th क्वेश्चन है हमारा, सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन सा जो है आवश्यक घटक नहीं है? घटक नहीं है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जो घटक नहीं है, ठीक है। देख लेते हैं आवश्यक घटक कौन सा है। अधिगम कर्ता भी होता है जरूरी, अगर हम किसी चीज को सीख रहे हैं तो उसमें अधिगमकर्ता की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आंतरिक अवस्था भी होती है, जब तक हम किसी चीज़ को मतलब हमारे अंदर से आवाज़ नहीं आएगी तो हम उस चीज़ को कैसे सीखेंगे। प्रेरक भी होता है, कोई ना कोई हमें मोटिवेशन भी कर रहा होता है, कोई हमारे लिए हमें मोटिवेट कर रहा होता है, हम किसी से मोटिवेशन लेते हैं, ठीक है, तो प्रेरक हो गया। जो इसमें नहीं है ना गाइस वो है शिक्षक, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, जो आवश्यक घटक नहीं है। ओके, 13 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
ये देखिए अब पेडागोगी का आ गया है। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग जो है उपलब्ध करवा सकता है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पेडागोगी का आ गया है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, सभी का समान स्तर नहीं होता, तो ये ऑप्शन जो है गलत है। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना, बहुत टाइम लग जाएगा इसमें भी, ये भी गलत है। धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना, इसमें भी बहुत समय लगेगा। अब है क्या सही ऑप्शन है हमारा सेकंड। जहां कहीं भी आपको बाल केंद्रित शिक्षा दिख जाए या बाल केंद्रित पाठ्यचर्या दिख जाए, वहां पर भी जो है ना आप ये समझिए कि वही हमारा बढ़िया आंसर होगा और वही हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। तो बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना जो है एक ये कार्य हो सकता है। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़ते हैं हम अपने 14 क्वेश्चन की ओर। कैसा लग रहा है वीडियो, अब तो लाइक बनता ही है और साथ में एसएन क्लासेस को भी जो है आपने सपोर्ट करना ही है। फर्स्ट अटेम्प्ट है यहाँ मेरा, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। 14 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। सीखना है हमने, ठीक है, हमें कौन अभिप्रेरणा दे रहा है। तो ये जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए इसमें से आपको बिल्कुल सही बताना है। तो असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, देखिए अगर हम कोई काम करेंगे तो उसमें सफलता भी मिलती है और असफलता भी मिलती है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये हमें बहुत ज़्यादा प्रेरित करेगा। ये हमारा ऑप्शन गलत है। बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, किसी का भी आप लक्ष्य है आप उस पर थोप नहीं सकते हैं। सरल है कठिन है वो उसको खुद का चुनाव करना है, तो ये भी गलत है। बाह्यकारक, बाह्यकारक भी बहुत तरह के होते हैं, तो ये ऑप्शन भी एक तरह से गलत ही है। सही ऑप्शन है हमारा थर्ड, लक्ष्यों को प्राप्त करने में जो व्यक्तिगत संतुष्टि होगी ना वही हमें जो है ना अभिप्रेरित करेगा। मान लीजिए जैसे मेरा लक्ष्य है कि मुझे टीचर बनना है, ठीक है, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, जब तक मेरी संतुष्टि नहीं होगी, जैसे मान लीजिए मैं अभी आपको लेक्चर दे रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको अपना 100% दे रही हूँ, अगर मेरा 99% भी कहीं आ जाता है ना तो मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। व्यक्तिगत संतुष्टि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक इंसान के लिए। अगर उसको नहीं मिल रहा है, कुछ अभिप्रेरित करता है, सामने कोई हमारा आइडल होता है वो उसको अभिप्रेरणा दे रहा होता है, तभी वो टीचर है, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो अभिप्रेरित हो रहा है, तो काम मैं कर रही हूँ, व्यक्तिगत संतुष्टि भी मिल रही है, तो मैं आगे काम करूँगी। अगर मुझे संतुष्टि नहीं है तो मैं आपको क्या मतलब मैं आपको क्या पढ़ा पाऊँगी। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। 15 है हमारा क्वेश्चन, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को अब इसको क्या करना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित कर रहे हैं, क्लास है उसमें अलग अलग प्रकार के आपको बच्चे दिखेंगे, सब में व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलेगी, क्योंकि एक बच्चा दूसरे से क्या होगा, अलग होगा। अब इसमें जो शिक्षार्थी को क्या करना चाहिए, टीचर को क्या करना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, बिल्कुल गलत। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, बिल्कुल गलत। अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, एक समान गति कभी नहीं हो सकती है। तो अब क्या करना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को क्या करना चाहिए, उपलब्ध करना चाहिए। सीखने के लिए आपको जो है तरह तरह के अनुभव जो है वो दे सकता है, वो कौन दे सकता है, आपका टीचर ही दे सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 16 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ये दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निहित सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पूर्ण बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है। देखिए व्यवहार की कहीं भी बात आ जाए तो इसमें भी मैं आपको कहूंगी ऑपरेंट अनुबंधन जो होगा वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, बिना सोचे समझे, क्योंकि ये सारी थ्योरीज हैं, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी एसएन क्लासेस पे, तो वहाँ मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, और अब भी नए कोर्सेज मैं वहाँ बनाऊंगी तो वहाँ मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी सीडीपी को। तो ये जो है ना कि व्यवहार का अभी कहीं पर भी आ जाए ना तो ऑपरेंट जो होगा अनुबंधन, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बाकी के मैं आपको अपने चैनल पर मैंने बता रखे हैं। 17 क्वेश्चन अब देख लेते हैं कि बच्चा किस प्रकार सीखता है, किस प्रकार सीख सकता है बच्चे, पुस्तकें पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर, कई प्रकार से। अब वो कई प्रकार से सीख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो क्लास में टीचर ने सिखा दिया बस वही वो सीखेगा, नहीं, वो तरह तरह की चीज़ों से सीख सकता है। जो ऊपर आपको 3 बताई गई हैं इनसे भी सीखता है। तो हमारा राइट ऑप्शन है 4,
वो कई प्रकार से सीखता है। 18 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, लाभकारी नहीं है। जो लाभकारी हैं वो देख लेते हैं। छात्र का अभिप्रेरण विकास बिल्कुल जरूरी है। अभिप्रेरित जब तक नहीं होगा, अभिप्रेरण नहीं होगा तो वो कैसे काम करेगा। सहकर्मी संचार का विकास, जो हमारे सहकर्मी होते हैं आपस में वो बातचीत नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी। छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण, छात्र और शिक्षक के बीच में तो भाई पॉजिटिव जो होना चाहिए संबंध, उसका भी निर्माण बहुत ज़्यादा जरूरी है। खोज सक्रिय अधिगम का हास, खोज जैसे कि हम किसी चीज़ को खोज रहे हैं और सक्रियता भी दिखा रहे हैं, उसका हास होना, तो ये नहीं है, लाभकारी नहीं है। तो जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है गाइस वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, 19 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं का उल्लंघन था, लेकिन अपने देश की रक्षा करते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल युद्ध में शहीद हुए। उन्हें संभवतः क्या था, इसका जो है ये कहानी है, और इसका जो बी ऑप्शन है ना गाइज वो बिल्कुल करेक्ट है। जब तक आप इस चीज़ को नहीं पढ़ेंगे ना तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आत्म सिद्धि जो है प्राप्ति की उनकी इच्छा थी, तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, या बी ऑप्शन करेक्ट है। 20 बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक की अवस्था तक, ये डैश दिया, और डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि और जो स्वर्ण इंद्रियां होती हैं वो पूर्ण विकसित हो जाती हैं। अब देखिए 1 साल के बच्चे में ही हो जाती है, 1-2 साल के, मेरी बेटी 1.5 साल की है। तो 3 अथवा 4 वर्ष तक क्या होगा कि बालक की जो दृष्टि होगी और जो श्रवण इंद्रियां होंगी वो क्या हो जाएंगी, विकसित हो जाएंगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन दिया। जहां भी आपको लगे ना कि दो बुद्धि सिद्धांत की कहीं भी बात हो रही है तो वहां पर चुपचाप स्पीयरमैन को करेक्ट कर दीजिएगा। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट है। कुछ भी स्टार्ट हुआ है, कुछ भी बुद्धि का, फर्स्ट में तो बिन्ने आएगा और सेकंड में स्पीयरमैन आएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो में आ गए हैं ना, फर्स्ट नंबर पे आ गए और सेकंड में स्पीयरमैन आ गए, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। 22 और बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? थॉर्नडाइक ने दिए थे नियम, तो जो नहीं है वो है तनाव का नियम। बाकी के सारे नियम जो हैं आपको देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अपने चैनल पर, जरूर विजिट कीजिए। 23 का है, निम्न में से कौन सीखने के गेस्टोल्ट सिद्धांत से संबंधित है? गेस्टोल्ट, जहां कहीं भी आप देखेंगे ना, अगर आप कोई बुक उठाते हैं, कुछ भी देखते हैं, मेरे साथ तो हमेशा यही हुआ है कि कुछ भी देखते हैं ना कि गेस्टाल्ट आ गया है तो उसका संबंध ना कहीं ना उसको कॉलर से ही जोड़ देंगे, गेस्टाल्टवादी। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24, मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान है। क्या सोपान है मूल्यांकन प्रक्रिया का? उद्देश्य का निर्धारण करना है, ठीक है, ये भी मूल्यांकन का ही भाग है। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अध्ययन अध्यापन क्रियाओं का निर्धारण करना, ये भी मूल्यांकन का है। अगर हमने उद्देश्य का निर्धारण कर लिया है, उसको पढ़ने के लिए और उसको पढ़ाने के लिए कितनी कितनी क्रियाओं का हम जो है योगदान दे सकते हैं, उसका निर्धारण करना, ये मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। और मूल्यांकन की जितनी भी प्रविधियां हैं उनका चयन करना, पहले तो हम उसका चयन करेंगे फिर हम उसका बैठ के निर्माण करेंगे, तो ये भी मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो उपयुक्त सभी, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। 25 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा जाहिर करती है तो ये किसका उदाहरण बनता है? देखिए, शिक्षक ने डांटा छात्र को और वो घर आ गई, अपनी छोटी बहन को डांट दिया। एक जगह से हम आए दूसरी जगह पे चले गए हैं, अभी तो भाई तुक्का मारना नहीं है, हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। एक बंदा हमें डांट रहा है, हमने दूसरे पर निकाल दिया, तो वो क्या होगा? विस्थापन ही होगा। एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं तो विस्थापन। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है हमारा, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्बर्ट बेंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? अब ये तो आपको सारे सिद्धांत जो है याद ही करने होंगे किसका किससे है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जो कि दिया था अल्बर्ट बेंडूरा ने। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आज का 27 क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विकास की अवस्था है। अब जो पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ है वो किसकी अवस्था है? विकास की अवस्था है, बिल्कुल। अभिवृद्धि, अधिगम और वृद्धि जहां भी आ जाए तो वो उसी से ही जुड़ा हुआ है, पर्सनैलिटी जो है।
उपचारात्मक अध्ययन मतलब कि हम किसी चीज का उपचार कर रहे हैं। व्यक्तित्व वृत्त अध्ययन तो सिर्फ उसी पर्टिकुलर का होगा, व्यक्ति का होगा। हम यहाँ विकास को भी जोड़ रहे हैं, विकास कहीं ना कहीं अधिगम से जुड़ा हुआ और वृद्धि से भी जुड़ा हुआ है, तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। 28 क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। पार्ट 1 हमारा, शिक्षण को अधिगम में कैसे बदला जा सकता है। कैसे बदला जाएगा भाई शिक्षण को, अगर हमने अधिगम में बदलना है तो कैसे। मैंने आपको क्लियर बताया था कि कहीं पर भी अगर आप बाल केंद्रित देख लेते हैं, वही हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। वैसे हम और भी देख सकते हैं ऑप्शन। परीक्षाओं का आयोजन करके कितनी परीक्षा आयोजित करवा लोगे। रटने की प्रवृत्ति बिल्कुल नैरो, कुछ नहीं है, गलत है ये। सामने शिक्षण पर बल देकर, शिक्षण पर कभी भी हम बल नहीं दे सकते ज़्यादा, तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाकर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो गाइज ये था आज का वीडियो, ये रहा है मेरा पार्ट 1। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और लक्की सर के चैनल को तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर कीजिए और ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिए, तभी आपको इस चैनल की पूरी नोटिफिकेशन मिलेगी। साथ ही साथ मेरे चैनल को भी आप सपोर्ट कीजिए। SN क्लासेस, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, नहीं तो आप सर्चिंग इंजन में जाकर SN क्लासेस को जो है सर्च कीजिए। मुझे भी पूरा सपोर्ट कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।